ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, वैसे तो आपने इसको क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा हुआ, जिसमें आपने देखा था कि ऑस्टेट ने बताया था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, सब बताया था। ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, लेट्स सपोज न्यूट्रल बॉडी है, तो हम न्यूट्रल बॉडी किसको कैसे बोलते हैं? कोई भी एक बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका मतलब क्या है बच्चों? कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो क्या है उसके अंदर, कि हम इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोलते हैं। किस बेस पर हम कोई भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो बैलेंस। जब उसका चार्ज या शाबाश, तो बैलेंस हो या शाबाश, वेरी गुड, सही बोला जिसने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये या फिर सिंपल बोल दो, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि देयर इज नो चार्ज डिसबैलेंस, यस और नो। ना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मतलब जितने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही बच्चों वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे बताओ, कोई भी बॉडी जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, जब वो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है और एक और दूसरी बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ध्यान से सुनना अभी। और ये दो बॉडी आपस में अगर अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने लग जाएं, ध्यान से सुन लो, लिखवाऊंगा अभी। कोई दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, या तो वो आपस में क्या करने लग जाए बच्चों, अट्रैक्ट करने लग जाए, या फिर आपस में रिपेल करने लग जाए, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर, अगर मान के चलो कि मैं एक खुद एक न्यूट्रल बॉडी और अर्थ भी मान के चलो एक न्यूट्रल बॉडी हो, टाइम के लिए सर सोच के चलो, तो सर उनमें भी तो फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, तो आपने ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं बोला? तो यहीं पे आपका बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट आता, लेकिन अभी मैंने क्या वर्ड बोला? टू न्यूट्रल बॉडी विच आर अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग। क्या कोई भी दो मास बॉडी क्या वो रिपेल करते? नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता एक्टिव। है। इसमें कौन सा फोर्स होगा? ओनली मैग्नेटिक। तो फिर बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं फोर्स है? जो हमने ईएमएफ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे आपने क्या पढ़ा बच्चों? वहां पे आपने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो आपस में क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे अट्रैक्ट। और एक पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि आपस में क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इनका रिलेशन ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ है, ना ही इनका रिलेशन ग्रेविटेशन फोर्स के साथ है। अगर कोई दो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी अगर वो अट्रैक्ट एंड रिपेल हो रही हैं, तो उसके अंदर हमेशा कौन सा फोर्स रहेगा बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। क्या इस बात को मानोगे, नहीं मानोगे? यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी का बात की गई है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो यस लिखो, सर। लिखो यहाँ पे, इसको बनाओ, डायग्राम को, डायग्राम को बनाओ। अगर किसी ने पढ़ा है ये चैप्टर तो स्कूल में बायो सेवर्ट्स लॉ से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से कल ही जा पाएंगे इस पे, तो थोड़ा हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो लिखो, इसमें बना ले, डायग्राम बना ले सभी ने? यस सर। सर। देखो, if two neutral bodies if two neutral bodies are attracting or repelling each other, then these force should be then these force should be magnetic force. These force should be magnetic force, and and this property of bodies is called this property of body is called magnetism. Magnetism. तो फिर
क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बात तो ठीक है, चलो हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी बोल दिया तो वहां पे होना चाहिए, तो सर फिर मैग्नेटिज्म का असली कारण क्या है? आप पूछोगे इस मैग्नेटिज्म का असली कारण क्या है? तो मैग्नेटिज्म का असली कारण क्या है, जैसे आपने ऑस्टेड के बारे में, उसमें एक दो लाइन बात करना चाहूंगा। ऑस्टेड ने तभी बोला था, जब ऑस्टेड ने बोला था, ऑस्टेड ने बोला था कि भाई साहब जब कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ना, कोई भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तभी मेरा जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन करता है। याद है कुछ ऐसा बताया था? क्या उसने बताया था जब सर्किट मेरा ऑफ है तब भी डिफ्लेक्ट कर रहा है? कहीं पे ऐसा बताया था? नहीं बताया था। तो सिंपल यही तो बताया था कि भाई साहब जब यहाँ पे स्विच ऑन हो जाता है तब मेरा जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट करता है। याद है किसी को ये चीज? ऑस्टेड ने बताया था, किसी को याद है? अच्छा, जब चीज बताओ, जब करंट फ्लो होता है तो एक्चुअली में क्या चीज फ्लो हो रही है उसके अंदर? करंट होना होता है उसके अंदर, एक्चुअली में क्या फ्लो हो रहा होता है बच्चों? ये तो इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलूंगा चार्ज पार्टिकल। यस और नो? ब्रॉड वे में बोलूंगा चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ध्यान से समझ लो, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो किसको कॉज करेगा बच्चों? मैग्नेटिज्म को कॉज करेगा, जो आपने जस्ट पढ़ाया। तो मैग्नेटिज्म को कॉज करने के लिए, उसको होने के लिए चार्ज का मूव करना जरूरी है। ठीक है, तो लिखो भी यहाँ पे, द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज, द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज motion of charged particle, motion of charged particle, motion of charged particles, and the bodies, and the bodies which possess, and the bodies which possess property of magnetism, the bodies which possess property of magnetism is called magnet. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, तो rather going into current, first of all we will just discuss विद बार मैग्नेट। थोड़ा हम बार मैग्नेट के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको समझ लिया ना तो फिर हमें करंट और वायर के रिस्पेक्ट में भी हम इजीली समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो आपने पढ़ा हो वैसे बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट सिंपल, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लूं, ठीक है, एक क्यूबॉइडल फॉर्म में ले लूं, क्यूबॉइडल फॉर्म में ले लूं, तो आपको पता है कि ये क्या करता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है, इसके अंदर एक तो नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा कौन सा पोल होता है बच्चों? हमेशा साउथ पोल। इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? यस और नो? यस और नो? है ना? और अगर ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, अभी तो तुम्हारे हाथ में कहीं पे भी कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में रख दो तुम बोलोगे सर मैं ना इसको ना ईस्ट डायरेक्शन में, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रख दिया, रख दो भाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, रख दिया। जैसे ही बच्चों मैंने इसको थ्रेड से टाई किया, ठीक है, और इसको फ्रीली ऊपर से धागा बांध के छोड़ दिया, तो ये पता है क्या करेगा मैग्नेट? ऑटोमेटिकली, मैग्नेट ऑटोमेटिकली कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा बच्चों? ये वाला पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये वाला पार्ट साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, साउथ वाला पोल साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो पहले आज से 100 150 साल पहले जब मैग्नेट आया था ना, तो इससे हम डायरेक्शन का पता लगा, तो उसको फ्रीली छोड़ देते थे, तो हमें नॉर्थ और साउथ का पता चल जाता। लेकिन अब देखो, आप गूगल मैप पे देखते हो ना, तो गूगल मैप पे ऑटोमेटिकली साइड में कभी देखोगे तो ऐसे एक साइंस आता है जो ऑटोमेटिकली क्या बताएगा? नॉर्थ बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन जाननी है तो मैग्नेट को फ्रीली हैंड छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट करेगा कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये पॉइंट करेगा बच्चों साउथ डायरेक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ये कब करेगा? ये चीज कब करेगा? जब ये बच्चों फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, तो दो तीन लाइन लिख लो जल्दी से, छोटी छोटी लिखो। bar magnet has two poles, bar magnet has two poles, north and south, north pole and south pole. When magnet is freely suspended, when magnet is freely suspended, the north pole will pointing,
the north pole will be pointing towards north direction. The north pole will be pointing towards north direction, and south pole will be pointing towards south direction. South pole will be pointing towards south direction. ठीक है सर, यहाँ तक थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया है। तो सर इसमें एक चीज बताओ, अगर सर मैं इसको बीच में से काट दूं या तोड़ दूं, ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा? मान के चलो कुछ ऐसे इस तरीके से ही ब्रेक किया आपने, इस तरीके से ही क्या किया बच्चों, ब्रेक कर दिया, इसको काट दिया। ये तो नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा बच्चों? ये ऑटोमेटिकली कौन सा पोल बन जाएगा बच्चों? साउथ पोल बन जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली कौन सा पोल बन जाएगा बच्चों? नॉर्थ। तो यहां से पता है क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता चली, जो मैंने ये ऐसे क्यों बताया? क्योंकि मैग्नेट हमेशा ही डाइपोल होता है। मैग्नेट हमेशा ही बच्चों क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस में रहेगी? हमेशा डाइपोल में रहेगी, कभी भी मोनोपोल में नहीं रहेगी। तो सर ये मोनोपोल डाइपोल का मतलब थोड़ा सा समझाओ। देखो एग्जांपल के तौर पे आपने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, मैंने क्या बोला था, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जिसके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, उसको हम डाइपोल बोलेंगे। उसको हम डाइपोल बोलेंगे, मैंने ऐसा कुछ बताया था, हम उसको डाइपोल बोलेंगे, मैंने कुछ ऐसा बताया। ठीक है सर, तो मुझे एक चीज बताओ, जो पॉजिटिव चार्ज क्यू, क्या वो अकेला प्रेजेंट नहीं हो सकता क्या अलग से? आपने देखा सर प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल कैन बी एग्जिस्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट। क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको, देखो Yes, काटने के sir. बावजूद भी ऑटोमेटिकली नोट के साथ क्या हो रहा है, साउथ पोल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो लिख लो जल्दी से, इवन आफ्टर, इवन आफ्टर ब्रेकिंग द मैग्नेट, both magnet will have both magnet will have north and south pole, north and south pole. Even after breaking the magnet, both magnet will have north and south pole. That means magnet will always have two pole. Magnet will always have two pole. That is called dipole. That is called dipole. Di मतलब two. और एक लास्ट में लाइन लिख देना, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, monopole cannot exist independently, monopole cannot exist independently in magnet, in magnet. क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़े अब। Yes, sir. लक्ष्य, जय, हितेन क्लियर है? मानवीर, शिवम, Yes, सौरभ sir. क्लियर है बच्चे? Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो अब पढ़ते हैं हम पोल स्ट्रेंथ के बारे में। पोल तो पढ़ा ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर याद हो तो चार्ज होता है ना, जैसे चार्ज होता है, चार्ज की कुछ वैल्यू होती है, ऐसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कुछ वैल्यू होगी जो स्ट्रेंथ बताते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितना मैग्नेटिक इफेक्ट है। पोल स्ट्रेंथ टेल्स अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसमें हम लेके चलते हैं प्लस एन, क्योंकि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जो साउथ पोल होता है उसके अंदर होता है बच्चों माइनस एन, क्योंकि वो इनवर्ड होता है। आपको, आपने देखा होगा, आपने ऐसा पढ़ा भी है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, आपने ऐसा पढ़ा ना। तो जो आउटवर्ड होंगी वो प्लस एन, और जो इनवर्ड होंगी वो माइनस। बस। तो अब इस केस में फिर एम क्या है? एम ही बताता है बच्चों पोल स्ट्रेंथ, यही बताता है क्या? पोल स्ट्रेंथ बताता है। अगर इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है,
अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ पे लिख लेना लार्जर है, तो इसका मतलब क्या है इस केस में, इस केस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, वो भी क्या है बच्चों, ज्यादा। बस कम है तो कम। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि मैंने पहले से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन पहले से डिफाइन कर दिए, तो एम की कोई भी खुद की डायरेक्शन नहीं डिफाइंड होगी, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो टू टाइप के हो जाएंगे, वो मैंने बता ही चुका हूँ। प्लस एम क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा, और नेगेटिव एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, साउथ। तो डायरेक्शन तो कहीं भी नहीं है, ये तो नॉर्थ और साउथ पोल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आगे जाके हम इसको वैसे एक बार और देखेंगे, पर अभी के लिए मैं बता दूं उसकी यूनिट होती है बच्चों, यूनिट होती है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम मीटर का ए होता है और इसका एल होता है, तो एल बन गया, ये आप पढ़ ही सकते हो। बस हो गया, लिख लिया सभी ने यहाँ तक, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर, एक सेकेंड। अच्छा कोई मेरे को बता दो इतनी देर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, वंश इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वेरी गुड, तो वही सेम चीज अब यहाँ पे आने वाले, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बोला है, तो सेम चीज देखो यहाँ पे आने वाली है, देखो लिख लिया यहाँ तक बच्चों सभी ने। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम वहां पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। वहां पे हम जबरदस्ती क्या लाते थे बच्चों, दो चार्ज जबरदस्ती, तो क्या है, क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज इंडिपेंडेंटली होता था, उनको थोड़ा क्लोज ले आते थे, तो ऑटोमेटिकली उनमें डायपोल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मेरे को डायपोल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट जो होता है वो आपका डायपोल ही रहता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो मेरा मैग्नेट है उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली एक कौन सा पोल है बच्चों, नॉर्थ पोल है, और एक ऑटोमेटिकली क्या है, साउथ पोल है। और इनकी स्ट्रेंथ आपको पता है क्या होती है, प्लस एम स्ट्रेंथ है, और इसकी क्या है बच्चों, माइनस एम स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल इसी की तरह तो काम कर रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो अगर इसके बीच में लेंथ एल आ जाए, ध्यान से देखो, अगर इसके बीच में लेंथ एल आ जाए, इसके बीच में अगर लेंथ एल आ जाए, तो इस केस में ध्यान से देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वहां पे क्या था, जिस तरह चार्ज क्यू था और एल था, डिस्टेंस बिटवीन एल हो जाएगा, ऐसे क्यू और एल हो जाएगा। क्यू तो कौन सी क्वांटिटी, तो ध्यान से सुनो, क्यू ऑटोमेटिकली कौन सी क्वांटिटी होती है, क्यू सर होता है स्केलर क्वांटिटी, तो एल कौन सी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ध्यान सुनो कैसे, पहले इसी को समझ लेते, देखो प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है। कोई मेरे को बताएगा डायरेक्शन क्या होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू थी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू थी। प्लस से माइनस। आइए वैसे ही पता, देखो अगर नहीं भी पता चलता सर मैं तो भूल गया हूँ, पर इतना तो पता है ना, प्लस क्यू वाला आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और क्यू वाला इनवर्ड देता है, तो ऑफकोर्स सी बात है प्लस क्यू से कहाँ जाएगी बच्चों, माइनस क्यू जाएगी बस। तो जो एल की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी बच्चों, एल की डायरेक्शन, तभी जो पी आया था, पी आया था आपका क्यू इंटू एल आ गया था, जो एल की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे मेरे पास एम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एम इंटू, यहाँ पे अब एरो लगा देना, एल की डायरेक्शन ये है, एम इंटू एल, डायरेक्शन खत्म। बस देखो कितना आसान, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वही हमने जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर एवरीवन। यस सर। लिख लो जल्दी से, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ one of the pole strength and the distance between two poles, and the distance between two poles. सर रिपीट करना एक बार। Magnetic dipole moment is the product of one of the pole strength and the length between two poles. ठीक है,
अब ये कौन सी क्वांटिटी होगी? आप बोलोगे सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल बस सही बात है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको? डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इसकी? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। हम्म। अच्छा मुझे वो बताओ, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ध्यान से देखो, मैंने पोर्शन की क्या बताई थी? पोर्शन के एम्पियर मीटर, एम्पीयर और मीटर ये स्क्वायर। क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? ए एल स्क्वायर। दैट्स इट। याद रखना, ये वाला याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ए एल स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? सर ठीक है। अब देखते सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? अच्छा मेरे को एक चीज यहाँ अब याद आई, मैं वही भूल रहा, मुझे एक चीज बतानी थी, वो ऐसे, हाँ ये चीज मैंने एक चीज आपको बताई थी। जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं बच्चों, जब उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल पे क्यों जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉर्थ पोल पे चला जाता है? किसी को पता है? और ये साउथ पोल पे क्यों जा रहा है इसके ऑटोमेटिक? मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। इस दोबारा बोलो। इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। थोड़ा सा और देखो, ऐसा क्यों जाता है बच्चों? क्योंकि हमारा जो अर्थ होता है ना, अर्थ, अर्थ के भी चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ के भी क्या होते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है? यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है एक तरीके का, अर्थ पे कैसी बात कर रहे हो? लेकिन आपको पता है हमारी अर्थ के नीचे क्या है? नीचे सारा का सारा क्या है? मेटल है। और मेटल में चार्ज क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। मेटल इतना ज्यादा ना वहां पे, इतना ज्यादा, आपने सुना भी होगा, हमारे कोर में क्या है? मेटल इतना। और मेटल क्या करता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे। तो इसलिए हमारे अर्थ के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड रहती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ में जाता है। इस यही कारण होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल की तरफ जाने लग जाएगा, और ये किसकी तरफ जाने लग जाएगा बच्चों? साउथ पोल की तरफ जाने लग जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन लेकिन अगर बाई चांस उसके आसपास आप करंट ले आए कोई ईस्ट डायरेक्शन में, कोई भी अदर डायरेक्शन, तो ये उसकी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो करंट में, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो अर्थ की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर वो कम हो जाएगी और वायर की ज्यादा है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा दूसरी डायरेक्शन। ऐसा होता है। तो अगर हम कोई भी करंट आसपास नहीं ला रहे हैं उसके, ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जा रहा है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गए सभी को? सभी को क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था मैंने बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, मान के चलो चार्ज है क्यू, ठीक है, वो क्या काम करता है? एक ऐसा रीजन लेता है, एक सर एक ऐसा चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो मुझसे। सर जैसे इसकी यूनिट आ रही है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये आई ए भी तो हो सकता है ना इसका फॉर्मूला? हाँ हाँ, देखो एग्जाम में आई एल स्क्वायर आ जाए या ए एल स्क्वायर आ जाए, एक ही तो है। ए को हम एम्पियर से करते हैं, ठीक आई है। को भी एम्पियर से करते हैं, वो तो ठीक है एग्जामिनर सर। बताएगा आपको। ठीक है। अरे दोबारा आओ, देखो प्लस क्यू मैंने क्या बताया था? प्लस क्यू एक रीजन क्रिएट करेगा जिसमें, ध्यान सुनो, जिसमें अगर मैं माइनस क्यू ले आऊं इसके पास में, तो एकदम से इसको क्या करेगा बच्चों? अपनी तरफ खींचेगा। तो एक ऐसा रीजन होगा, अगर जिसके बिलोंग में अगर माइनस चार्ज क्यू रख दूंगा तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जैसे इसको पास में ले आऊंगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो वो एक रीजन होगा। ऐसे सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक रीजन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन होना चाहिए किसके लिए? मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए, क्योंकि मैंने बताया था मूविंग चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। या तो मूविंग चार्ज पार्टिकल हो या फिर मैग्नेट हो, दोनों ही हो सकते हैं। तो एक रीजन क्रिएट करेंगे, कौन कौन? मूविंग चार्ज पार्टिकल या फिर मैग्नेट, जिसमें
आपका कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट था और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे। सर रिपेल कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, रिपेल कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों ये बताओ, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये जो दोनों सेम पोल के, तो आपस में क्या करेंगे बच्चों, रिपेल ही करेंगे। यस और नो, समझ में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर एवरीवन? सर ठीक है, Yes, sir. तो लिखो, लिखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लिखो, द रीजन अराउंड अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, द रीजन अराउंड अ मूविंग चार्ज पार्टिकल और मैग्नेट, the region around the moving charge particle or magnet in which there is some magnetic effect, there is some magnetic effect which is called magnetic field। तो पार्टिकल को अपन moving charge particle or magnet in which there is some magnetic effect, there is some magnetic effect which is called magnetic field। अब आप देखो, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, आपने ई से पढ़ते हो, लेकिन ई आपकी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ई क्या होता है बच्चों, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो बस रीजन होता है, अगर मेरे को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे, तो आप बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, उस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है, क्योंकि फील्ड तो एक रीजन हो गया, आप निकाल रहे हो एक पॉइंट पर वैल्यू, तो कोई भी पॉइंट पर वैल्यू होती है वो बच्चे क्या होती है आपकी, या तो स्ट्रेंथ होगी या फिर इंटेंसिटी होगी। ऐसे इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगी बच्चों, आपकी क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जब हम किसी पॉइंट पर बोलेंगे, या फिर क्या होगी बच्चों, यहाँ पे और भी नाम आता है मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर और लगा के लिख लो, या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन सबको हम कैपिटल बी वेक्टर से पढ़ते हैं, जैसा कि हम इसको ई से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से डिनोट करते हैं, ऐसे ही सबको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, बी से डिनोट करते हैं। लिख लिया बच्चों, Yes, Like, sir. लिखो जल्दी लिखो। लिख लिख लिया तो लिखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ quantifies the force, quantifies the force exerted by magnetic field, exerted by magnetic field on a unit magnetic pole, on a unit magnetic pole। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्वांटिफाई क्यों कर रहा है फोर्स को, यहाँ पे तो अभी तक फोर्स की बात ही नहीं की गई। अरे बच्चों याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई रिलेशन था, जल्दी बताएगा कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई रिलेशन था, क्या था बच्चों, याद है कुछ? क्यों वेरी गुड, एफ क्या था आपका, क्यू इंटू ई, याद है ऐसा कुछ था हमने, है ना, क्यू इंटू ई। अब एफ क्या है, फोर्स है, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई मुझे बताएगा इस केस में क्या बन जाना चाहिए, अगर एफ एफ एम मेरा मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए बच्चों, एम इंटू बी, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, ये बात सबको समझ में आ गई, इसलिए मैं साथ साथ कोरिलेट भी करवाता जा रहा हूँ। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, Yes, दिस sir. वन पॉइंट।
तो लिखना बहुत जरूरी है। आप भी पता है क्या करो, साथ साथ ये भी चीज लिखते चलो, ये आपको एडवांटेज करेगी बहुत ज्यादा। साइड में ये चीज लिखते चलो, क्योंकि आपके फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवाइज होते रहेंगे और आप कोरिलेट भी बहुत जल्दी कर पाओगे फिर। ठीक है, ठीक है सर। तो बी की यूनिट क्या होगी सर? फिर बी की यूनिट भी बता दो साथ साथ। बी की यूनिट बहुत सेम है, देखो पहले तो बताओ क्या है ये। अभी जो मैंने बताया, Yes, डी sir. कौन सी? डी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी लिखते चलो। डी की यूनिट क्या होगी? यूनिट यूनिट होगी मीटर, सॉरी न्यूटन, और पोर्शन की क्या बताई थी? एम्पियर मीटर, याद है? एम्पियर मीटर बताई थी, ठीक है। अच्छा, इसकी और भी हो सकते हैं। न्यूटन को न्यूटन में क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पियर मीटर। मीटर से मीटर कट गया, तो एक और भी हो सकते हैं बच्चों, केजी पर एम्पियर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, जिसको या तो इसको या इस सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्ला बोलेंगे। टेस्ला क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्ला क्या था बच्चों? साइंटिस्ट का नाम, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना आसान है। आपको पता है न्यूटन का डायमेंशन, मतलब कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2, और अभी एम्पियर मीटर का बताया था, a l बताया था, है ना। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? m1 l1, सॉरी l से l तो कट ही गया, क्या बन गया? t-2 और a -1, m-1 t-2 a-1, या फिर जैसे बोल रहा है i-1 भी कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी बस एक चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़ा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हेनरी से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी, और डेंसिटी बोले तो यहाँ पे, ठीक है, वेबर। अब वेबर उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, टेस्ला को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी बोलेंगे हम, आगे जाके देखेंगे। इसलिए अभी यहाँ पे आ रहा तो जस्ट मैंने करवा दिया। लिख लिया बच्चों? सभी ने यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एक चार्ज है क्यू। अब देखो कोरिलेट करते चला करो। चार्ज है क्यू, मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आप क्या करते थे? इस डायरेक्शन में एक फोर्स निकाल लेते थे, तो आप क्या बोलते थे? फोर्स क्या बन जाता था? क्यू इंटू ई बन जाता था। ऐसे ही मान के चलो एक मोनोपोल है, अभी है तो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, पर आई एम कंसीडरिंग के एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एक पोल को ही कंसीडर करूं, तो इसकी मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी? अगर यहाँ पे मेरा एफ एम एक तरीके का फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या बन जाएगा बच्चों? एफ एम इक्वल टू एम इंटू बी बन जाएगा बस। तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। इसको आप ई से भी लिख सकते हो, ताकि आप पता रहे ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो एक पॉइंट में बना लो। तो मान के चलो कि एक क्या है बच्चों, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल है तो आपको मैंने बताया था, नॉर्थ पोल से क्या होता है बच्चों? बाहर निकलती है ना, बाहर निकलती है। जब बाहर निकल रही है तो इसकी फील्ड फील्ड कहाँ होगी? यहाँ इसी रीजन में होगी। अगर इसकी फील्ड इस रीजन में होगी, तो मुझे बताओ ओवरऑल फील्ड कहाँ पे होगी? इसके पास अंदर की तरफ जा रही होंगी, है ना, इसके पास अंदर की तरफ जा रही होंगी। तो ओवरऑल अगर मैं इसको एक एक्सियल डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करूं, तो इधर भी मेरे को इधर की डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इंटेंसिटी बार बार नहीं बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से देख लो, ये भी इधर बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अंदर की तरफ, तो ये भी मैंने इधर की तरफ बना दी, ये भी बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो बी की डायरेक्शन तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया?
Yes, sir. है ना। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे एफएम क्या होगा, यहाँ पे एफएम होगा बच्चों, क्योंकि प्लस एम होता है तो बन जाएगा एम इंटू बी, सेम डायरेक्शन। यहाँ पे एफएम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एफएम क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों एम माइनस का और बी डायरेक्शन। सर माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि आपकी बी डायरेक्शन में है और साउथ पोल को और फोर्स की डायरेक्शन में लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे, इस वजह से, है ना, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव होगा और वहां पे पॉजिटिव होगा। जैसा कि आपने चार्ज में पढ़ा, जैसा कि आपने क्या पढ़ा बच्चों, चार्ज में पढ़ा आपने, पॉजिटिव क्यू के लिए हम क्या बोलते थे, अगर हम सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे प्लस क्यू इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम लेते थे क्या लेते थे, माइनस क्यू इंटू, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें इसलिए हमें यहाँ पे एक टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, इस डायरेक्शन में क्या है आपकी, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, याद आ जाएगा तुरंत, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट रख दूं, अब मैग्नेट में मुझे दो चार्ज को रखने की जरूरत तो है नहीं, ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट रख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है बच्चों और साउथ पोल ये, और अभी जस्ट आपने देखा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में एन वाला पोल, क्या करता है बच्चों, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अभी देखा है ना आपने, एफएम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, एफएम अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा इसकी वजह से, तो बच्चों क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा, क्या ये बच्चों रोटेट करने लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। Yes, sir. बस अब फोर देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा एंड उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या करने लगेगा बच्चों, रोटेट करने लगेगा। तो इसका मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे क्या लग रहा है, वहां पे क्या चीज हो रही है, वहां पे टॉर्क। टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, मैग्नेटिक टॉर्क। वहां पे था इलेक्ट्रिक टॉर्क, यहाँ पे आएगा बच्चों मैग्नेटिक टॉर्क। बहुत ही बढ़िया। तो फिर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये तो भी समझाने के लिए था, इसी डायग्राम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर मैं इसको बीच में ले लूं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और इसको थीटा डिफाइन कर दूं, और आपको पता है इसकी लेंथ कितनी होती है, एल है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एल है। तो टॉर्क होता क्या, आपने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। टॉर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, आर क्रॉस एफ, एक तो ये पढ़ा था 11th क्लास में। लेकिन 12th क्लास में इलेक्ट्रिक टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, याद है किसी को, PE. नहीं, पी क्रॉस ई पढ़ा था, याद है ना, पी क्रॉस ई पढ़ा था, पढ़ा था। यहाँ पे ही सेम मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, जहां पे पी था वहां पे आ जाएगा कैपिटल एम, क्योंकि वो डायपोल मूवमेंट था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एम क्रॉस डी आ गया, बस खत्म कहानी। देखा, तो साथ साथ लिखते चलो, ये लिख लो, चाहे ये मत लिखो, ये तो लिख लो एटलीस्ट, ये लिख लो और ये लिख लो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, आपको पता है हमेशा एम और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, या फिर नहीं भी है, अगर नहीं भी मान के चलो, तो एम पता आपको क्या होता है, एम हमने पढ़ा सर, एम इंटू एल होता है, बिल्कुल करेक्ट। ये एम इंटू एल ये वाली हो गई। बी डायरेक्शन कौन सी होगी सर, बी ये हो गई, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब वो एल और बी में कितना एंगल का फर्क है, थीटा। और आपको पता है कोई भी दो क्वांटिटी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एम एल बी साइन थीटा, दैट्स इट। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो, Yes, क्लियर sir. है एवरीवन। तो ये था फॉर्मूला बच्चों,
ये बन गया आपका फॉर्मूला। या फिर हम इसको डायरेक्टली एम बी साइन थीटा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देना। ये क्या होगा देख लो, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी विच इज नॉर्मल, नॉर्मल टू द किसके नॉर्मल होते हैं हमेशा, इन दो क्वांटिटी के जो इसका भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, एम एंड बी, इन दोनों का नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब समझते हो, नॉर्मल का मतलब या तो ऊपर की साइड होगा या तो आपकी तरफ आ रहा होगा, अगर जैसे स्क्रीन आपके सामने तो या तो आपकी तरफ आ रहा होगा या आपसे दूर जा रहा होगा। इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा जिस डायरेक्शन में एफ एम और बी या फिर एल है, क्योंकि एक प्लेन हो गया। तो मान के चलो अगर ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है, तो जेड डायरेक्शन में होगा आपका टॉर्क, या फिर माइनस जेड डायरेक्शन में होगा टॉर्क। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर में आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। तो ठीक ये है। एल कहाँ है? एल क्या मतलब, एल क्या कह रहे हो तो ये एम एल बी साइन थीटा है ना, तो नीचे वाले बेटे? में स्मॉल एम है कैपिटल एम में, समझो ना। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होती है, एम इंटू एल। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला था वो? हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है बच्चों किसी को? इसमें ही पढ़ा था हमने। ये क्यू ओपन आवर, हाँ हाँ, बोल बोल बोल, क्या? ठीक है भाई। ये क्यू ओपन आवर। ए क्यू अपॉन आर, अबे वो तो पढ़ा ही था, लेकिन इसके भी रिस्पेक्ट में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक पी फील्ड के डॉट रिस्पेक्ट में क्या? हाँ हाँ, क्या पढ़ा था? पी माइनस डॉट, पी हाँ डॉट हाँ बिल्कुल सही बोल रहा, माइनस पी डॉट ई। या तो हमने पी डॉट ई पढ़ा था, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, माइनस पी ई कॉस थीटा। याद है ना, ये हमने पढ़ा था, है ना, पी ई कॉस थीटा। ऐसे ही से ये पढ़ो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कैपिटल एम डॉट बी लिख दो पहले तो, और फिर लिख देना माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये है क्या, लिख लो यहाँ पे। मैग्नेटिक, ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पूरा पूरा लिखना है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सर हम इसको यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरिलेट करता है बच्चों। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो इधर से ध्यान से देखो। अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, ये यूनिफॉर्म है, और मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चों एक मैग्नेट रख रहा हूँ, लेकिन मैग्नेट में कैसे रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैग्नेट में कैसे रख रहा हूँ, मैं नॉर्थ पोल यहाँ लिख रहा हूँ और साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ। अब क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ की वजह से बच्चों क्या होगा, जैसे ही, क्योंकि जैसे ही हल्का सा भी मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा ना, हल्का सा भी मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा, तो क्या होगा बच्चों, तो जो फील्ड होगी ना, फील्ड इसको खींच के अपनी तरफ ले आएगी, इसको घुमा के ना, इसको घुमा के ये अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा या अपना साउथ पोल बन जाएगा, अगर जस्ट मैंने हल्का सा भी इसको टच कर दिया, हल्का सा भी मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, टच कर दिया। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, हमने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी समझा था। तो अगर मैं, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक बार को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में रखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो होता क्या है, हल्का सा भी मैं उसके अंदर मूवमेंट लाऊंगा ना बच्चों, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट कर देगा। इस वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे u का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस एन बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे m और b कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस एम बी कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? माइनस वन, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो आप देखोगे जब कभी भी हम अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो हमें यू मैक्स मिलती है, हमें यू मैक्स मिलती है। और वही यू मैक्स क्या होते हैं? हमेशा अनस्टेबल होती है। यू मैक्स ऑलवेज अनस्टेबल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? बॉल को ले लो। अब बॉल को देखो कितना भी ऊपर तक ले जाओ वो अनस्टेबल बनता रहेगा, जैसे ही आप छोड़ोगे हमेशा वो नीचे ही आएगा, हमेशा ही कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन वो नीचे पड़ा हुआ है, कोई भी वो तो मूव ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू है। लेकिन आपको पता है जितना ज्यादा हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो एम जी एच की वैल्यू क्या होती रहती है बच्चों? बढ़ती रहती है, तो उतना ज्यादा ही अनस्टेबल होगा। जैसे अगर मैं उसको टच में छोड़ भी दूंगा ना, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, रुकेगा ही नहीं। समझ में आ गया सभी को? ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes. और अगर अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे बी है आपकी, और अगर मैंने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे, और ये नॉर्थ है और ये साउथ ही है, तो जितना एंगल थीटा है ना, केवल इसको ही तो मूव करना, हल्का सा टिल्ट हो जाएगा बस, हल्का सा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है बच्चों? ये आपकी स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और स्टेबल कंडीशन में वैल्यू क्या होती है आपको पता है? माइनस एम बी कॉस जीरो, तो क्या हो जाएगी? माइनस एम बी, जो कि आपकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू पे स्टेबल होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे अनस्टेबल होता है। लिख लिया सभी ने? सर एक मिनट। हाँ लिख लो, लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला, इस चीज को ध्यान देना। सर लिख लिया। ठीक है, तो देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, मान के चलो कि ये क्या है? मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, अभी एक ही बना रहा हूं, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये आपका मैग्नेट है, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट है साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये थीटा है बच्चों, एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये लेंथ एल हो गई, ये एल हो गई, ठीक है सर। अब टॉर्क कहाँ लगेगा बच्चों? टॉर्क, सर क्या बात करो, टॉर्क तो यहाँ लगेगा, मेरा टॉर्क, टॉर्क तो यहाँ लगेगा। अब एक चीज बताओ, जैसे ही मैं मान के चलो, देखो जैसे ही अभी मैग्नेट पता कैसे था? इनिशियली कंडीशन पे, अभी बनाना नहीं है, पहले इनिशियली कंडीशन पे यहाँ पे था, ये बी पे था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या था बच्चों? मैग्नेट पड़ा हुआ, मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये साउथ था, ये नॉर्थ। मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, मैंने इसको खींच के ना, नॉर्थ पोल को हल्का सा खींच के टिल्ट करके इस डायरेक्शन में ले आया, मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके आया। मैंने खुद एक फोर्स लगाया एक्सटर्नली, खुद एक एक्सटर्नली फोर्स, रोटेटिंग फोर्स लगाया। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक फोर्स नहीं लग रहा होगा बी के थ्रू, जो उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा? यस और नो? क्या आप इस बात को समझते हो कि नहीं समझते? यस और नो? है ना? दोबारा समझो, अभी इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, मैंने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा, जो खींच के इसको ऐसे बना दे, जो मैंने इस फिगर में दिखा रहा हूं। क्लियर? अब जैसे मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स हाथ या जो भी जिससे मैंने उसको लगा रखा था वो हटा दिया, तो बताओ क्या बी की वजह से टॉर्क नहीं लग रहा होगा? टॉर्क जो इसको वापस इसी डायरेक्शन में, इसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा? यस और नो? क्या इस बात को मानोगे, नहीं मानोगे? यस और नो? यस सर। हम सभी ने पढ़ा हुआ है। तो इस टॉर्क को उस केस में क्या बोलते हैं? याद है किसी को? उस टॉर्क को नाम दिया था हमने, क्या बोलते हैं? सर क्या? उस टॉर्क का नाम क्या होता है बच्चे? जैसे वहां पे एक टॉर्क का सर नाम था, रीस्टोरिंग। वेरी गुड, शाबाश। रीस्टोरिंग। उस टॉर्क को बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, वेरी गुड। और रीस्टोरिंग की वैल्यू क्या होती है सर? वही होती है जो आपने फॉर्मूला में लिखवाई थी, एम बी साइन थीटा, है ना?
एम बी साइन थीटा होती है। तो पहले ये वाला डायग्राम बनाना, फिर ये वाला डायग्राम बनाना, और उसके बाद फिर बनाना, क्योंकि सर जैसे रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा, जैसे ही रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा, जैसे ही सर रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा, तो सर क्या होगा, सर इसकी वजह से क्या होगा, सर ये पता है क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है जैसे टॉर्क लगाने की कोशिश करेगा, ये हल्का सा नीचे की तरफ भी टिल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते। फिर जैसे हल्का सा नीचे होने की कोशिश करेगा तो क्या लगेगा बच्चों इसके ऊपर, क्या लगेगा इसके ऊपर, फिर से क्या लगेगा, फिर से तो फिर इसके से ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क लगता रहे। तो कहीं ना कहीं सर ये ऑक्सीलेट नहीं कर रहा क्या, ये सर में आया कि नहीं आया, कहीं ना कहीं ये ऑक्सीलेट नहीं कर रहा क्या सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ ऑक्सीलेशन वहां पे भी, बिल्कुल सही बात है। पर ये ऑक्सीलेशन कब करता है, ध्यान से देखो, ऑक्सीलेशन तभी प्रोड्यूस होती होगी, ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेट विल बी अकर्ड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा क्या होगा बच्चों, स्मॉल। इसका मतलब कि सर जो आपने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है, जो कि आपने लिखा है एग्जैक्टली एम डी साइन थीटा, तो क्या सर मैं इसको एम डी थीटा लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा बिकम थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है, यस और नो, यस सर। ठीक है, गर्वित जय Yes, sir. मानवीय शौर्य क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा याद करो, मैं 11th वाले पे थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। जैसे कि हमने फोर्स में पढ़ा है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे टॉर्क क्या होता है, मास की जगह कुछ याद है क्या आता है, मास की जगह कुछ और आता है, क्या आता है, सर आई। वेरी गुड, और एक्सेलरेशन की जगह तो एल्फा आएगा, वो भी एक्सेलरेशन ही होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली टाउ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्फा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एम बी थीटा। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूँ, यहाँ तक लिख लो तो। आई क्या होता है, आई मोमेंट ऑफ, Rate of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा ये लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिखना है। अल्फा क्या होता है, Angular acceleration. हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है सर, लिख लिया बच्चों सभी ने। सर एक मिनट। ऐसी चीजें ना पेंसिल वेंसिल से लिख लिया करो, या दूसरे कलर से, ताकि याद रहे ये चीजें, तो जल्दी से कैचअप पकड़ती है चीजें, ठीक है। एक पेंसिल वेंसिल रख लिया करो, ताकि साइड में आप लिखते चलो। लिखा नहीं लिखा, लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, याद हो तो मैं जल्दी से 1 मिनट लूंगा। आपने जब मैंने 11th में पढ़ाता था ये थीटा है, तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, एक होता था एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला याद है किसको, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी इंटू आर। हाँ, या फिर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, है ना, ये भी तो dt। था ना, है ना। और एक और था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसका क्या बन जाता था, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, याद है ना बच्चे, है ना। यस सर। ऐसे ही बच्चे अभी हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, आई इंटू एल्फा इक्वल टू क्या लिखा बच्चे, एम डी थीटा लिखा। आई क्या होता है बच्चों, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, एल्फा इक्वल टू एम बी थीटा। और अगर मैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर लिख दूं तो ये बन सर जाएगा, आपने गलत लिख दिया, आई की जगह लिख दिया आपने डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी अरे स्क्वायर। चल कोई बात नहीं, आई एल्फा एम बी थीटा, तो आई तो रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इंटू आई,
एम बी थीटा, ठीक है। हाँ, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, एम बी आई अपॉन में थीटा, एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है सर। तो एक चीज बताओ, आपने ना ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या था, हाँ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा पढ़ा कहीं फॉर्मूला, कोई बताएगा ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा। सर ये सर उस वाले चैप्टर पढ़ा था याद करता सर, वेव रोटेशन वाले। ऑसिलेशन वाले हम। है इसमें, वेव Yes, yes, ऑसिलेशन। yes. वेरी गुड, वेव एंड ऑक्सीलेशन में, ठीक है। अब मेरे को बताते चलना है इसमें क्या क्या चीज थी, पहले इशू को पकड़ते हैं, पेंसिल से लिखते रहना। ए क्या था वहां पे, एक्सेलेरेशन था, है ना। एक्स क्या था वहां पे, डिस्टेंस है, Displacement. डिस्टेंस। ओमेगा क्या था, ओमेगा, ओमेगा याद है किसी को, ओमेगा क्या था वहां पे। एम्पलीट्यूड। नहीं नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड तो ई था। ओमेगा क्या था, ओमेगा था बच्चों, नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी था वो बच्चे, यहाँ पे क्या था बच्चे, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर याद हो तो कुछ ऐसा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, याद है, वो ये था। ये सारा चीज लिखनी है, साइड में लिखते चलो। तो ये भी तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊं, तो ये क्या बन गया मेरा ऑटोमेटिकली, सर ये बन गया मेरा ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिख लो, ये क्या बन गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब कि सर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एम बी अपॉन आई आ गया। ऐसे ही वहां पे पता है क्या फॉर्मूला आता है, अभी बताऊंगा चलो। ओमेगा की वैल्यू आ गई एम बी अपॉन में आई। अच्छा, ई होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, या फिर इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। जो ऑक्सीलेशन कर रहा था ना ये, इसी का ही हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होता है बच्चों 2 पाई बाय ओमेगा, जो कि होगा 2 पाई बाय आई अपॉन में एम बी, ये होता है। सर ये तो हम पहली बार कर रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर, याद दिला दो, याद करो। ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ा था पी ई अपॉन में आई, एक बार कॉपी खोल के देखना। और टाइम पीरियड की आती थी 2 पाई आई अपॉन में एम, सॉरी टी। टी क्या था वहां पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ई क्या था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना एक बार आज कॉपी खोल के। यस और नो, समझ में आ गया बच्चों, सभी को क्लियर हो गया, यस सर। यस सर। है ना। बस, तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बस मैं एक चीज और पूछूंगा बस, अगर मैं आपसे पूछूं आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर जब गिवन नहीं होता तो हम सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करते हैं, मतलब मिडल से कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम हिंज से कैलकुलेट करते हैं। हिंज, हिंज का मतलब कि जैसे मान के चलो ये पॉइंट है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे इसी पॉइंट से रोटेट कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक हम आर की वैल्यू लेंगे, क्योंकि आर आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की वैल्यू ये लेंगे। लेकिन लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे देखो, तो देख लो हाफ पोर्शन रोटेट कर रहा है, तो यहाँ आर की वैल्यू आप ये वाली आर लोगे, या फिर r/2 लोगे, ये चीज पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हिंज पोजीशन, जैसे आपका दरवाजा होता है हिंज पोजीशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे सेंटर ऑफ मास पोजीशन, सेंटर ऑफ मास। फिर क्वेश्चन में हेल्प करेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा पहले आइडिया बता दिया। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो। यस सर। ठीक है। अब अगर वो आपसे पूछे व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर टाइम पीरियड आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछने लगे, तो लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो बच्चों,
या लास्ट खत्म करते हैं बस यहाँ तक, ये भी बेसिक ही चल रहा है आपका। तो हमने देखा था कि जब हमारा मैग्नेटिक डायपोल इस तरीके से था, ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे लगता था, और जब हमारा मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे था तो टॉर्क ऊपर की तरफ लगता था। ये थीटा है, ठीक है, ये आपका बी है, और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे निकालना है बच्चों ओमेगा निकालना है, ओमेगा मैक्स, ओमेगा मैक्स निकालना। तो इसी पर भी ना, इस पर डायरेक्ट केवल फॉर्मूला आ चुका है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में, जेई के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका है बच्चों। इसलिए ये करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है। बड़े आगे बच्चों, यस सर। बड़े बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखो, क्या लिख रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड, टू फाइंड मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, to find maximum angular frequency, we have to apply total mechanical energy conversion, total mechanical energy conservation, total mechanical energy conservation, total mechanical energy conservation। total mechanical energy क्या कहता है, initial kinetic energy, initial potential energy equal to final kinetic energy, final potential energy, ये बोलता है। अभी देखो मुझे बताओ, जब ये अपने वन पोजीशन पे था, सिंगल आई पोजीशन पे था, जब स्टार्टिंग आई पोजीशन पे था तो मूव नहीं कर रहा था, तो ये तो जीरो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको जबरदस्ती ऊपर तक लेके आया हूँ, मैंने बाद में छोड़ा, पर मैंने जब तक इसको पकड़ के रख रखा था तो इसके अंदर कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ये पढ़ा हमने। बिल्कुल सही बात है सर, पढ़ा है हमने, ठीक है। फिर सर, अच्छा, तो फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल मतलब कि जब ये जीरो पे आने की कोशिश करेगा, जीरो पे इस पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा, तो एक चीज बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, याद है रोटेशन मोशन में, किसी को याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था रोटेशन मोशन में, सर याद नहीं आ रहा। अच्छा एम की जगह आई आ जाता है और वी की हाँ, जगह ओमेगा आ जाता है। बस बस बहुत ही बढ़िया, तो वही लगा दो बस, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर, वेरी गुड। और और जैसे ये जीरो पे आने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस, अभी हमने देखा था माइनस एम बी कॉस जीरो, जो कि लोएस्ट वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल गई बच्चों, माइनस के एम बी कॉस थीटा हाफ आई डब्ल्यू माइनस के एम बी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन हो, ये इधर चले गया, तो एम बी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बन गया, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। तो आई का जो रिजल्ट आता है, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, टू एम बी अपॉन में आई, ये तो पहले से पढ़ा था, टू आ गया एक्स्ट्रा, लेकिन साथ में और क्या आ गया, वन माइनस कॉस थीटा। तो ये सर क्या है, ये है बच्चों ओमेगा मैक्स। क्लियर एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो आपने देखा था आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को कोरिलेट करवाया, ठीक है। अभी आपका चल रहा है बेसिक चल रहा है, ऐसा नहीं इन पे क्वेश्चन देते क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टार्ट होता है बायो सर्वर्स क्लासेस स्टार्ट होता है, जो मे बी सैटरडे को ही स्टार्ट हो पाएगा, या कुछ पोर्शन वी कैन स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि थर्सडे को होगी, ठीक है, सेम टाइम 9। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर।